हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी में। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं अधिगम सिद्धांत के लास्ट पार्ट पर बात करेंगे और इस क्लास को बहुत ही यूनिक बनाना है। तो कई हमारे साथी लाइव भी आ चुके हैं। तो आप सभी को प्रणाम, सत श्री अकाल और शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। आज साथियों हम बात करने वाले हैं अधिगम सिद्धांत पर और अधिगम सिद्धांत के आज साथियों हम दो सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। एक तो टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत, टॉलमैन ने चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया था, और कर्ट लेविन का क्षेत्रवादी सिद्धांत। इन दोनों पर हम आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर? नमस्ते 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 सभी को नमस्ते। आप सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं? आप सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं? तो मेरे साथियों आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कर्ट लेविन का क्षेत्रवादी सिद्धांत। यानी जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी वो इनकी थ्योरी क्षेत्र से संबंधित थी, और क्षेत्र को क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं कर्ट लेविन की थ्योरी, किसकी बात करते हैं? कर्ट लेविन का जो क्षेत्रवादी सिद्धांत था, क्या था? क्षेत्रवादी सिद्धांत था। इसके प्रतिपादक अगर पूछे जाए, कौन पूछे जाए? इसके प्रतिपादक पूछे जाए तो प्रतिपादक तो आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि क्षेत्रवादी सिद्धांत है और ये दिया किसने था? कर्ट लेविन ने। तो याद रखना इसके जन्मदाता कौन थे? तो इसके जन्मदाता मेरे साथियों कर्ट लेविन थे। कौन थे? कर्ट लेविन थे। अगर बात किया जाए कि कर्ट लेविन के इस सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है, कर्ट लेविन के इस सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसके बहुत ही प्यारे प्यारे नाम थे। सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है? फील्ड थ्योरी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? फील्ड थ्योरी कहते हैं। इसी को लाइफ स्पेस सिद्धांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेस सिद्धांत बोलते हैं। शायद ही आप लोगों ने इससे पहले इतना डिटेल से पढ़ा हो। लाइफ स्पेस सिद्धांत कहते हैं, यानी जो हमारे जीवन में खाली स्पेस रहता है, जगह होती है, उसका सिद्धांत कहा जाता है। इसी को इन्होंने वेक्टर थ्योरी बोला है। क्या बोलता है? वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर कहते हैं सदिश को। वेक्टर किसे कहते हैं? सदिश। इसी को इन्होंने क्या कहा? वेक्टर थ्योरी कहा है। क्या कहा है? वेक्टर थ्योरी कहा है। और इसी को कहा है ट्रोपोलॉजिकल थ्योरी। ट्रोपोलॉजिकल थ्योरी कहा है। मेरे साथियों कर्ट लेविन का जो सिद्धांत था, कर्ट लेविन का सिद्धांत जो था वह इनकी पुस्तक का नाम है फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी में प्रकाशित है। यानी इनकी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ये जो पूरा का पूरा इनकी फील्ड थ्योरी थी ना, वह इनकी किस पुस्तक में प्रकाशित है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। फील्ड थ्योरी का मतलब क्या होता है? फील्ड थ्योरी का मतलब ये होता है क्षेत्र सिद्धांत। आप साइकोलॉजी मनोविज्ञान का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोविज्ञान का क्षेत्र सिद्धांत जो दिया गया था वह कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था, और वह कर्ट लेविन का जो सिद्धांत था वह अधिगम का सिद्धांत कहलाया। कैसे कहलाया? अधिगम का सिद्धांत कहलाया। क्या कहलाया था?
अधिगम का सिद्धांत कहलाया। अगर पूछा जाए कि इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी में किस पर सबसे ज्यादा विशेष बल दिया था, विशेष बल इन्होंने अपनी थ्योरी में किस शब्द पर दिया है, तो ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा इन्होंने जो दिया है वह जीवन देश को दिया है। किसको विशेष बल दिया है? जीवन देश को दिया है। सबसे ज्यादा बल इन्होंने किस पर दिया है? जीवन देश पर दिया है। तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है, इन्होंने एक फील्ड थ्योरी का एक सूत्र दिया था। वो इन्होंने, उनका सूत्र क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होती है, किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वो कारकों पर निर्भर करती है। इन्होंने अपनी फील्ड थ्योरी में ये कहा, किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वह कारकों पर निर्भर करती है, वह कारकों पर निर्भर करती है। और वह कारक जो होते हैं वो वातावरण, यानी वातावरण को हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट कहते हैं। वातावरण को क्या कहते हैं? एनवायरमेंट कहते हैं। वह एनवायरमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वह मेरे साथियों एनवायरमेंट, हाँ, जीवन देश अभी बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया जीवन देश, अब आधे तो हमारे साथी है प्रभु, जीवन देश पे अटक गए कि जीवन देश किसे कहते हैं। एक एक शब्द को ब्रीफ करेंगे, समय तो दो मेरे साथियों, समय तो दो। यहाँ पर देखिएगा, हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा कि जो थ्योरी इन्होंने दी, थ्योरी में इन्होंने एक सूत्र दिया था और उस सूत्र में इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है, जो व्यक्ति का बिहेवियर होता है, जो व्यक्ति का बिहेवियर होता है वो उसकी पर्सनालिटी में झलकता है। फिर से देख लो, जो व्यक्ति का बिहेवियर होता है, बिहेवियर किसे कहते हैं? बिहेवियर को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो व्यक्ति का बिहेवियर होता है वो दो कारकों पर निर्भर करता है, यानी अगर देखा जाए तो एफ पर निर्भर करता है। एफ क्या है? एफ वो फैक्टर है। तो जो बिहेवियर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वह मेरे साथियों फैक्टर पर डिपेंड करता है। और ये फैक्टर क्या है? फैक्टर होते हैं कारक। कारक मतलब तत्व, कारक मतलब तत्व होते हैं। अब ये तत्व कौन कौन से होते हैं? ये मेरे साथियों पर्सनालिटी, यानी पर्सन, जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के जो गुण होते हैं और एनवायरमेंट के गुणनफल का के बराबर होता है। यही इनकी फील्ड थ्योरी थी। यही इनकी क्या थी? यही इनकी फील्ड थ्योरी थी। ये सूत्र आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सूत्र आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। टेट के एग्जाम में आई होप पूछा गया था। टेट के एग्जाम में पूछा गया था, आप लोग जानते होंगे, आप लोग सेट पेपर हल करते रहते हो तो आपको पता होगा ये किस एग्जाम में पूछा गया। अब देखिएगा, यहाँ पर कई लोग परेशान हैं जीवन देश को लेकर, कई लोग यहाँ पर लाइफ स्पेस को लेकर परेशान होंगे, कई लोग वेक्टर थ्योरी को लेकर परेशान होंगे, कुछ लोग ट्रोपोलॉजिकल थ्योरी को लेकर परेशान होंगे। तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है, एक एक शब्द को हम बताएंगे ना। जब हम ना बताएं, हम उस चीज से आगे बढ़ जाएं तो आप पूछिएगा। यहाँ पर जीवन देश क्या होता है? देखिएगा, जीवन देश जो होता है वह व्यक्ति, जो जीवन देश होता है वो आंतरिक गुण और बाह्य गुणों का मिला हुआ रूप होता है। यानी ये कहा गया है किसी व्यक्ति के जीवन पर दो तरह के प्रभाव होते हैं, एक तो आंतरिक प्रभाव और दूसरे होते हैं बाह्य प्रभाव। व्यक्ति के पूरे क्षेत्र का जो प्रभाव होता है, व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है, जिनसे वह सीखता है, वह दो कारकों से सीखता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य को ही क्या कहा गया? जीवन देश कहा गया। आंतरिक और बाह्य दोनों को मिलाकर क्या नाम दिया गया? जीवन देश दिया गया। तो ये कहा गया कि व्यक्ति अपने आसपास की चीजों से सीखता है, जो भी जिस चीज की उसमें लाइफ स्पेस का मतलब क्या होता है? जब हमारे जीवन में किस जगह खाली होगी, जब हमारे जीवन में जगह खाली होगी, जब कमी होगी तो ही तो हम सीखेंगे। तो जब हमारे जीवन में हमें कमी का एहसास होता है तो हम सीखते हैं। जब हमें क्या होता है? कमी का एहसास होता है तो हम सीखते हैं।
इसी को कहते हैं लाइफ स्पेस सिद्धांत। क्या कहते हैं? लाइफ स्पेस सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेस सिद्धांत। जहां पर हमने आपसे क्या कहा कि फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी क्या थी? पुस्तक थी। इसमें इन्होंने किस पर महत्व दिया? इन्होंने साथियों अपनी थ्योरी में एक शब्द प्रयोग किया है, लाइफ स्पेस। लाइफ क्या है? लाइफ है जीवन, स्पेस का मतलब क्या है? खाली स्थान। तो जब हमारे जीवन में, जब हमारे जीवन में, जीवन देश, जब हमारे जीवन में, जब हमारे मन में खाली स्थान होता है या जब हमें अधिगम की नीड होती है तो हम सीखते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? लाइफ स्पेस सिद्धांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेस सिद्धांत कहते हैं। जब हमें अधिगम की कमी महसूस होती है या जब हमें अधिगम की जरूरत होती है, जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं, तो हम उन समस्याओं से सीखते हैं कि जब हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होगी, जिसकी हमें नीड होगी, उसी को हम अपने जीवन में महत्व देते हैं, उसी से हम सीखते हैं। इसी को कहा जाता है लाइफ स्पेस सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं? लाइफ स्पेस सिद्धांत कहते हैं। क्लियर? अब देखिए यहां पर दूसरा, यहां पर कहता है वेक्टर। जब हमने आपको साइंस पढ़ाया था तो हमने आपको वेक्टर पढ़ाया था ना, वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर का मतलब है सदिश और स्केलर का मतलब होता है अदिश। तो जो कर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत है, ये क्या बताता है? ये इंडिकेट करता है कि जब हम सीखते हैं तो हम किसी दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। वेक्टर का मतलब होता है सदिश, यानी किसी एक निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। या तो हम सकारात्मक सीखेंगे या हम नकारात्मक सीखेंगे। सकारात्मक सीखेंगे तो उस चीज की वृद्धि होगी, क्योंकि उसमें हमें पुनर्बलन मिलेगा, उसमें हमारी प्रशंसा होगी, उसमें हमें पुरस्कार मिलेगा। तो जब हमारे सामने सकारात्मक रिजल्ट आएंगे तो हम उसको और चीजों को सीखेंगे। लेकिन अगर हमने किसी चीज में गलती कर ली, कोई हमने गलत चीज सीखी, तो नकारात्मक होगा, यानी ये भी एक दिशा की ओर ले जाएगा, लेकिन वह हमारी दिशा कैसी होगी? नकारात्मक होगी, हमारा तिरस्कार होगा और हम उन चीजों को बंद कर देंगे, हम उन चीजों को सीखना बंद कर देंगे। ठीक है कोमल, यहाँ पर परिमाण तो हमें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम साइकोलॉजी, मनोविज्ञान करें, तो हमें यहाँ परिमाण छोड़ देना है। ठीक है, परिमाण को हमें नहीं लेके चलना, हमें सिर्फ और सिर्फ दिशा लेके चलनी है, सदिश। ठीक है, तो वेक्टर थ्योरी क्या कहती है? वेक्टर थ्योरी कहती है कि जब हम अधिगम करते हैं तो हम किसी एक दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा अधिगम सकारात्मक हुआ तो हमारे सीखने की गति बढ़ती चली जाएगी और हम एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन अगर वही अधिगम अगर हमारा उचित नहीं है, अगर हमें नकारात्मक अधिगम कर रहे हैं, यानी गलत चीजें सीख रहे हैं, गलत क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, गलत तरीके से जा रहे हैं, तो हमारा नकारात्मक अधिगम होगा, हमको रोका जाएगा, टोका जाएगा, बुराई होगी, दंड होगा। धीरे धीरे हम क्या करेंगे? जिस दिशा की ओर हम आगे बढ़ रहे थे उस दिशा में हम स्टॉप लगा लेंगे, हम उसकी ओर नहीं जाएंगे, वहीं से हम रुक जाएंगे। क्लियर? तो इसको क्या कहा जाता है? इसी को मेरे साथियों वेक्टर या लाइफ स्पेस सिद्धांत कहते हैं। इसी को फील्ड थ्योरी कहते हैं। फील्ड मतलब क्षेत्र, फील्ड मतलब क्षेत्र। क्लियर? हाँ, इसमें दिशा में हमें इसमें दिशा ओनली लेकर चलनी है। क्लियर? अब देखिएगा, जो आपको सीखना है वो टोपोलॉजिकल थ्योरी से सीखना है। टोपोलॉजिकल थ्योरी में आपको नई चीजें मिलेंगी। कैसे? यहां पर आपको दिखाते हैं टोपोलॉजिकल। टोपोलॉजिकल से संबंध
ज्यामिति आकृतियों से है। ज्यामिति आकृतियों से है। तो जब हम सीखने के क्षेत्र में ज्यामिति समझते हो ना, रेखा गणित के जो आपके त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, कोण वोण जो भी होते हैं, ये आपकी ज्यामिति आकृतियां होती हैं। इन आकृतियों के माध्यम से किसी निश्चित दिशा की ओर बढ़ना। इन ज्यामिति आकृतियों की सहायता से, ध्यान देना, इन ज्यामिति आकृतियों के साथ किसी निश्चित दिशा की ओर बढ़ना, ऐसी दिशा की ओर बढ़ना जहां पर हमारी लाइफ में स्पेस हो, खाली जगह हो, रिक्तता हो, उस जगह की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? क्षेत्रवादी सिद्धांत कहलाता है। क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? देखिए, इसमें इतना परेशान मत होइएगा कि हाय मैं इतना कैसे याद कर पाएंगे। हमने आपको A to Z पढ़ा रहे हैं, कहीं से आपकी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में गलती से भी कुछ अगर पूछ लिया है तो आप भले ही आप रटो नहीं, लेकिन कुछ चीजें तो आपके मन में हमेशा रहेंगी ना, इस वजह से हम पूरा लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने आपसे कहा है कि इसका अन्य नाम क्या है? फील्ड थ्योरी, लाइफ स्पेस, वेक्टर थ्योरी और टोपोलॉजिकल थ्योरी। पुस्तक कौन सी इनकी? फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। फील्ड थ्योरी क्या है इनकी पुस्तक का नाम क्या है? फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। अगर पूछा जाए सूत्र क्या है, तो सूत्र क्या है? बी फॉर बिहेवियर। बी फॉर क्या होता है? बिहेवियर यानी व्यवहार। ठीक है, ये क्या है? बिहेवियर। बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है? यफ क्या है? फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर जो निकल के आते हैं वो आती है P इंटू ई। P क्या है? P है पर्सनालिटी और E है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट है। क्लियर? टोपोलॉजिकल ज्यामिति आकृतियों से है, वेक्टर दिशा से रिलेटेड है, और लाइफ स्पेस मतलब होता है खाली जगह। यहां पर एक लाइन में आप लिख लीजिएगा, जब ज्यामिति आकृतियों के माध्यम से खाली स्थान की ओर एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ा जाता है, एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ा जाए जिसकी जीवन में कमी होती है, जिसकी जीवन देश या जीवन क्षेत्र में कमी हो, क्या कहलाता है? क्षेत्र सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्र सिद्धांत कहलाता है। इसमें जो आपका ये सूत्र है, ये सूत्र मेरे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये मेरे साथियों हम कह सकते हैं कि अधिगम सिद्धांत में एक और जो सिद्धांत था जिसको हम कहते हैं क्षेत्र सिद्धांत, कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, वो कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है एक सिद्धांत और बचा है, सभी लोग लिख ले फटाफट, सभी लोग फटाफट लिख ले। सभी का हो गया?
भाई जब हो जाए तो बता देना। लास्ट है अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत के बाद हम आपको व्यक्तित्व पढ़ाएंगे, व्यक्तित्व के बाद बुद्धि पढ़ाएंगे, क्योंकि जो व्यक्तित्व है ना, व्यक्तित्व तो आप आसानी से समझ सकते हैं, बुद्धि में थोड़ा आपको उबाऊ लगेगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, चीजों को रटने से ज्यादा है समझना। कल हमने आपको गहने का अष्टपदी सिद्धांत बताया था। गहने का अष्टपदी सिद्धांत क्या कहता है? गहने का अष्टपदी सिद्धांत बताता है कि अधिगम में 8 सोपान होते हैं, 8 पद होते हैं जो क्रम से लगे होते हैं। जब हम एक को सीख जाते हैं तभी हम दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं, जिनमें नीचे वाले 3 जो हैं वह व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दोनों पर हैं। ऊपर वाले जो है वह सिर्फ और सिर्फ संज्ञानवादियों की ही देन है। ठीक है, 8 पदों के नाम तो आपको याद नहीं हो पाए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। देखिएगा, टॉलमैन ने जो दिया है, टॉलमैन का जो सिद्धांत है, सिद्धांत का नाम क्या है? चिन्ह अधिगम सिद्धांत। टॉलमैन के सिद्धांत का नाम क्या है? चिन्ह अधिगम सिद्धांत। अब चिन्ह अधिगम सिद्धांत क्या कहता है? चिन्हों के माध्यम से, ध्यान से देखिएगा, यानी इनका जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? कहता है चिन्हों के माध्यम से सीखना, चिन्हों के माध्यम से सीखना। हम वही चीज सीखते हैं, हम उन्हीं चीजों को सीखते हैं जिनको हम सीखना चाहते हैं। हम उन्हीं चीजों को सीखते हैं जिन चीजों का को सीखना चाहते हैं। और इन चीजों को सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हम उनके प्रतीकों को सीखते हैं, जिसको कहा जाता है चिन्ह अधिगम सिद्धांत। जिसको क्या कहते हैं? चिन्ह अधिगम सिद्धांत कहते हैं। तो टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत कहता है चिन्हों के माध्यम से सीखना, प्रतीकों के माध्यम से सीखना। हम प्रतीकों के माध्यम से सीखते हैं, संकेतों के माध्यम से सीखते हैं, चिन्हों के माध्यम से सीखते हैं, उसी को हम चिन्ह अधिगम सिद्धांत कहते हैं। अब इन्होंने एक पुस्तक दी है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? परपोसिव बिहेवियर इन, देखिएगा यहाँ पर जो हम है ना, हम हिंदी में लिख रहे हैं, आप इसको चाहे तो इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, परपोसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड इन, लिख दें, परपोसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। ये क्या है? ये इनकी पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? परपोसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। जिस पर मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी लोग, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। परपोसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, ये इनकी पुस्तक थी। जैसे कार्ल लेविन की पुस्तक थी, कार्ल लेविन की पुस्तक का क्या नाम था? फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। उसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, मतलब क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था। और जो टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत है वो किसमें दिया गया? परपोसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है परपोसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन किसकी पुस्तक थी, तो आप क्या कहेंगे? टॉलमैन की पुस्तक थी। किसकी पुस्तक थी? टॉलमैन की पुस्तक थी। किसकी पुस्तक थी? टॉलमैन की पुस्तक थी। क्लियर? अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये थ्योरी इन्होंने 1932 में दी थी।
उल्टा लिखवा दिया। ये जो टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत था, ये साथियों कब दिया गया था? तो याद रखिएगा, यह 1932 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1932 में दिया गया था। इस अधिगम सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि 6 प्रकार के अधिगम होते हैं। 6 प्रकार के अधिगम बताए हैं इन्होंने। क्या बताए हैं? कि अधिगम के 6 प्रकार बताए हैं इन्होंने। 6 प्रकार के अधिगम बताए हैं, जिसमें सबसे पहला जो अधिगम बताया है उसको कहा है कैथेजिज्म। कैथेजिज्म कहा है। अब कैथेजिज्म क्या है, ध्यान दीजिएगा। कैथेजिज्म क्या है? तो कैथेजिज्म की अगर हम बात करें तो जब हम किसी चीज को कोरिलेट करके पढ़ते हैं, जैसे अगर हमें पढ़ना है, जैसे हमने भी आपको बताया कि अगर मान लीजिएगा आप याद करते हो, अभी तो याद नहीं आ रहा है, जैसे निमोनिया हमने बताया था। आप निमोनिया का जीवाणु नहीं याद कर पाते हो, तो हमने आपसे क्या कहा था? हमने कहा था आप ऐसे याद कर लो सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी थी, आपको नहीं याद आ रहा था, तो हमने आपसे ये बोला था कि आप ऐसे याद कर लो सल्मानेली टाफी। बताया था ना हमने आपसे, क्या कहा था? सल्मानेली टाफी। तो हमने क्या किया? हमने उसको सरल रूप करके को रिलेट करके पढ़ लिया। तो ठीक वैसे ही जो कैथेजिज्म होता है, कैथेजिज्म क्या कहता है कि एक पर आश्रित करके, क्या कहा? एक पर आश्रित करके, एक पर आश्रित करके सीखना। एक पर आश्रित करके सीखना, यानी हमने क्या किया? हमने उसको एक पर आश्रित कर दिया और आश्रित करके हमने उसका संबंध किसी दूसरे से बना लिया। तो ये क्या है? ये साथियों चिन्ह अधिगम है। हमने क्या किया? जैसे आप ट्रिकी टाइप का याद करते हो ना, तो जो ट्रिकी टाइप का याद करना है वो कैथेजिज्म कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कैथेजिज्म कहलाता है। यही तो बात है कि आप लोगों ने कई चीजें ऐसी हैं जो पहले छोड़ के रखी हैं। क्लियर? चाचा आपने जो सुना होगा वो हम आपको बताते हैं। जैसे अगर यहाँ पर पूछा जाए, अगर यहाँ आपसे पूछा जाए, इसको हटा देते हैं, चिन्ह क्या है? चिन्ह प्रतीक है। अगर आपसे पूछा जाए भूल भुलैया सिद्धांत किसने दिया? ये पता होगा, ये रटा होगा। भूल अधिगम का भूल भुलैया सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? जल्दी से बताइएगा। अधिगम का भूल भुलैया सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? क्योंकि भूल भुलैया मतलब क्या है कि जैसे हम याद करते हैं, हमने याद किया सल्मोनेला टाइफी और हम भूल गए। हम बार बार याद करते हैं सल्मोनेला टाइफी, खतरनाक नाम में भूल जाते हैं। तो हमने उसको आसान बना लिया। हमने क्या किया? हमने कहा सलमा नेली टाफी। तो जैसे हमने याद किया सलमा नेली टाफी, आपको याद आ जाता है सल्मोनेला टाइफी। तो ये जो है ना, ये भूल भुलैया सिद्धांत पर आधारित, हम भूल गए थे, लेकिन हमने क्या किया? हमने उसकी एक जुगाड़ निकाल ली, और इसी को मेरे साथियों कहा जाता है टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। क्लियर? आगे अगर हम बात करें प्रच्छन्न सिद्धांत, प्रच्छन्न सिद्धांत सुना होगा आपने, उद्देश्य सिद्धांत सुना होगा। क्योंकि उद्देश्य सिद्धांत क्या है? उद्देश्य सिद्धांत कहता है कि हमें आपको सिखाना है। उद्देश्य सिद्धांत क्या कहता है? कि हमारा उद्देश्य है, हम आपको सिखाएंगे, अधिगम कराएंगे, और अधिगम कैसे भी कराना हो। तो हमारा उद्देश्य है आपको सिखाना। एन केन प्रकारेण, भूल जाते हो ना तो हम जुगाड़ लगाएंगे, आप भूल जाते हो हम ट्रिक्स बताएंगे। इस तरह से इसने याद कराने का जिम्मा उठाया था, जिसमें पहला प्रकार था 6 प्रकार के अधिगम। इसने कहा है 6 प्रकार के अधिगम होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कैथेजिज्म। क्या है? कैथेजिज्म। ये कैथेजिज्म समझ में आया?
बात समझ में आई? अब देखिएगा यहाँ पर कैथेसिज्म को ही आपने कैथेक्सिस नाम से पढ़ा होगा। कैथेक्सिस, क्लियर? कैथेक्सिस, कैथेक्सिस मतलब क्या होता है? ट्रिक होता है। कैथेक्सिस मतलब क्या होता है? ट्रिक होता है। उसी से कैथेसिस बना है, एक पर आश्रित करके सीखना, एक पर आश्रित करके सीखना। कैथेक्सिस जिसको हम कहते हैं कैथेसिज्म। हमने आपके सामने एकदम इजी लिख दिया। आगे देखिएगा, अगला आगे कहता है तुल्यता विश्वास अधिगम। तुल्यता विश्वास अधिगम क्या कहता है? तुलना के द्वारा सिखाना, तुलना करके सिखाना। क्या करके सिखाना? तुलना करके सिखाना। मान लीजिएगा जैसे हमने आपको जैसे कल ही पढ़ाया था, जैसे हमने ये कहा कि उत्तर में उत्तर है। हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे ये बोला कि उत्तर में उत्तर है, उत्तर में उत्तर है। अब यहाँ पर आपने क्या कहा? यहाँ पर आपने देखा यहाँ भी उत्तर है, यहाँ पर भी उत्तर है। अब कुछ लोग क्या कहेंगे? कुछ लोग तो ये कहेंगे मैम आप भूल गए, आपने 2 बार उत्तर दिया, आपने 2 बार उत्तर दिया। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि जरूर इसमें तुल्यता, तुल्यता मतलब तुलना करनी है, कि हमें इन दोनों उत्तरों में तुलना करनी है। उत्तर में उत्तर है, उत्तर में उत्तर है, यानी कहने का मतलब जिसमें दोनों उत्तर के बीच भेद है, एक उत्तर जो है वह आपके आंसर को बता रहा है, यानी उत्तर को बता रहा है, और दूसरा जो उत्तर है वह मेरे साथियों दिशा को बता रहा है। कहता है आपका उत्तर क्या है? तो कहता है उत्तर में उत्तर है। उत्तर में कि मेरा जो उत्तर है ना, उत्तर में उत्तर है, यानी उत्तर दिशा है, उत्तर में उत्तर है। तो यहाँ पर क्या हुआ? तुल्यता विश्वास अधिगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुल्यता विश्वास अधिगम हो जाएगा। उत्तर में उत्तर है, एक आंसर को बता रहा है और दूसरा क्या बता रहा है? दूसरा मेरे साथियों दिशा को बता रहा है। क्लियर? तो उत्तर में उत्तर है, उत्तर में उत्तर है। आगे देखिएगा, क्षेत्र प्रत्याशा क्षेत्र संज्ञान। क्षेत्र संज्ञान, क्षेत्र संज्ञान क्या है? क्षेत्र यानी एरिया, यानी हम कह सकते हैं अधिगम, अधिगम का क्षेत्र होता है, अधिगम का क्षेत्र होता है। और क्षेत्र प्रत्याशा क्या है? क्षेत्र है, देखिए क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र होता है स्थान, स्थान के प्रति आशा। हमने अलग अलग कर दिया। यहाँ पर देखिएगा स्थान के प्रति आशा, स्थान मतलब उत्तर। होता क्या है कि हमारे सामने कुछ चिन्ह आते हैं, जो चिन्ह आते हैं वो क्या है? वह स्थान है, जो चिन्ह है वह क्या है? स्थान है, और वो हमें बताएंगे कि हमें इनके प्रति कैसा रिएक्ट करना है। जैसे मान लीजिएगा कभी कभी आपके सामने बहुत काम होता है, हम आपकी लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, क्षेत्र प्रत्याशा और क्षेत्र संज्ञान दोनों देखिएगा। तो कभी कभी आपके सामने बहुत काम होता है। अब काम क्या है? काम आपके सामने एक संकेत है। अब उनके प्रति आपको आपका क्या कर्तव्य आपको करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब आप पर डिपेंड करता है, ये आप पर निर्भर करता है, आपके अधिगम पर निर्भर करता है, आपके सीखने पर निर्भर करता है। तो जो कार्य हैं हम उनको किस प्रकार से करेंगे, जो हमारे सामने संकेत हैं, जो हमें संकेत मिल रहे हैं, संकेत से सीखना, संकेत से सीखना, और संकेत हम देखकर किस प्रकार सीखते हैं, इसी को कहते हैं क्षेत्र प्रत्याशा। क्षेत्र प्रत्याशा। अब जब हमने क्षेत्र प्रत्याशा क्षेत्र संज्ञान, मान लीजिएगा काम बहुत था, मान लीजिए काम बहुत था, हमने क्या किया? हमने काम को इस प्रकार से बांटा
कि दो काम हमारे एक साथ होते रहे, दो काम मेरे एक साथ होते रहे, जिससे समय भी बच जाएगी और काम भी बच जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या है, क्षेत्र संज्ञान। क्षेत्र का मतलब क्या है, यहाँ पर जो क्षेत्र है, क्षेत्र का मतलब चाहे तो आप कार्य ले लो, चाहे आप चिन्ह ले लो। कार्य ही तो चिन्ह होंगे। तो इन चिन्हों के माध्यम से हमें ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने के बाद हमने इस प्रकार से किया कि दोनों कार्य हमारे आसानी से होते गए और समय भी बच गया और कार्य भी पूरा हो गया। हम सीख गए कि हमें किस प्रकार से सीखना है, हमें किस प्रकार से कार्य करना है, ये हम आसानी से सीख गए। जैसे मान लीजिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमारे इसमें से कई साथी होंगे जो सुबह मॉर्निंग में बहुत सुबह उठते हैं, उन्हें पूरे घर का काम करना होता है। आप में से कई ऐसे कई लोग हैं जो एक साथ दो दो कार्य करते होंगे। दो दो कार्य का मतलब क्या है, मान लीजिए आप इसमें से कई लोग को अभी भी क्लास भी देख रहे होंगे, खाना भी बना रहे होंगे, बच्चे पास में बैठे होंगे, बच्चों को भी देख रहे होंगे, बच्चों को भी पढ़ा रहे होंगे, और है ना, और पास में और भी दूसरा कार्य भी निपटा रहे होंगे। तो ये क्या है, ये साथियों आपको क्षेत्र संज्ञान है। आपको पता है आपके पास कितना कार्य है और आपको ये ज्ञान है कि हमें उन कार्यों को कैसे करना है, तो ये क्षेत्र संज्ञान है। जब आपको क्षेत्र के विषय में ज्ञान हो गया, जब आप क्षेत्र के विषय में समझ गए, तो क्षेत्रों के प्रति ज्ञान को कैसे किस प्रकार से हमें कार्य करना है, उसको हम क्षेत्र संज्ञान कहते हैं, उसको हम क्षेत्र संज्ञान कहते हैं। क्लियर? यहां पर आप समझ सकते हैं क्षेत्र प्रत्याशा, कार्य के प्रति आशा, कार्य कितना है, करना हमें है, तो हम उसको, हमें जब ज्ञान होगा तभी तो कर पाएंगे, तभी तो कर पाएंगे। तो क्या कहलाता है, क्षेत्र संज्ञान कहलाता है, क्षेत्र संज्ञान कहलाता है। क्लियर? अच्छा, ये वाला जो हमने अभी बताया ना, कार्य वाला, ये तुम्हें तुरंत समझ आ गया होगा। अब वैसे बताते दो कार्य एक साथ, तुम कहते दो कार्य एक साथ कैसे कर सकते हैं, दो कार्य एक साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि दो ही तो हाथ है, एक समय तो एक ही कार्य कर सकते हैं। नहीं, हम एक साथ कई कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी आप फोन करते हो, खाना भी बनाते जा रहे हो, है ना, और बतियाते भी जा रहे हो, बीच बीच में और भी काम कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग हैं मतलब घर में सब्जी भी बना रहे हैं, झाड़ू भी लगा देते हैं, बीच बीच में सब्जी बन रही है वहीं बर्तन भी धुल लेते हैं, यानी एक साथ कई कार्य, मल्टीटास्क। वहीं अपने बच्चे को भी बिठा लेते हैं कि तुम भी बैठो, शांत रहो, तुम अपना काम करो, वही अपना क्लास भी देख रहे हैं। कहने का मतलब एक साथ कई कार्य हो रहे हैं। आपके हाथ दो हैं लेकिन माइंड एक है, आपने कार्य को डिवीजन कर लिया, आपको क्षेत्र का संज्ञान पता है, आपको क्षेत्र का ज्ञान है कि किस प्रकार कार्य करना है, उसी को क्षेत्र संज्ञान कहते हैं, क्षेत्र संज्ञान कहते हैं। हाँ देखो, पूर्वी देखो बता रही है कि कैसे कैसे कार्य करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा, पेशी अधिगम और प्रणोद विभेदन। देखिएगा यहाँ पर ये कितने हो गए, एक हो गया, दो हो गए, सारे हो गए होंगे, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गए और 6 हो गए। देखिएगा, पेशी अधिगम किसे कहते हैं, पेशी मतलब होता है मांसपेशियां, और अधिगम मतलब होता है सीखना। तो मांसपेशियों के अनुसार, यानी जो हम फिजिकल वर्क करते हैं, तो जो चिन्हों के माध्यम से चिन्ह क्या है, कार्य, चिन्ह हमारे क्या है, कार्य। चिन्हों के माध्यम से मांसपेशियों द्वारा किया गया अधिगम, यानी जो हम शरीर से अपना कार्य करवाते हैं ना, जो शरीर से हम सीखते हैं, उसको क्या कहते हैं, पेशी अधिगम कहते हैं। जो शरीर के द्वारा जो हम सीखते हैं वो हमारा पेशी अधिगम कहलाता है, जो शरीर द्वारा सीखते हैं वो हमारा पेशी अधिगम कहलाता है। आगे प्रणोद विभेदन, यानी प्रणोद क्या होता है, प्रणोद कहते हैं कि दो हमें अलग अलग एक जैसे कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन दो कार्य मतलब दो अलग अलग कार्य एक साथ नहीं कर सकते।
प्रणोद विभेदन, प्रणोद मतलब अलग अलग भिन्नता वाले कार्यों या अधिगम की पहचान। ये थोड़ा कठिन होगा टॉलमैन वाला, ठीक है। अब प्रणोद मतलब जो अलग अलग कार्य होंगे उनको हमें क्या करना है, विभेदन करना, उनको हमें समझना है, उनको अलग अलग छांट कर करना है। यानी आप जो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें हम दो कार्य एक साथ नहीं कर सकते, उनको हमें अलग से छांटना है, उनको एक साथ नहीं करना है, और ये चिन्हों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रणोद विभेदन कहते हैं, प्रणोद विभेदन कहते हैं। क्लियर? क्लियर? आज की क्लास बहुत से कम लोगों को समझ आई होगी, क्योंकि ये जो कह सकते हैं टॉलमैन का अधिगम सिद्धांत थोड़ा कठिन था। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों, आज हमने अधिगम के विषय में बात की, और आज अधिगम नामक चैप्टर जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हम आगे बात करेंगे वो हम बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण की, ठीक है। जो इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी वो अधिगम स्थानांतरण की होगी, और इसके बाद हम बात करेंगे व्यक्तित्व पर, ठीक है। और व्यक्तित्व को पढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी बात कहना चाहते हैं, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। आपने जो भी अभी ये सब चीजें पढ़ी हैं, जैसे मान लीजिएगा अधिगम सिद्धांत में हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया कि जैसे स्किनर का सिद्धांत पढ़ाया, अधिगम के सिद्धांत को क्या कहते हैं, स्किनर के सिद्धांत को क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, तो एक पेज ले लीजिए, एक पेज में जितने हमने आपको नाम लिखाए हैं, जितने भी अधिगम, ऊपर डालिएगा अधिगम के सिद्धांत, ऊपर क्या डालना है, अधिगम के सिद्धांत, सिर्फ और सिर्फ अधिगम के सिद्धांत पढ़ाए हैं तो अधिगम के सिद्धांत लिखेगा। अधिगम के सिद्धांत में यस आर थ्योरी किसने दी, आर एस थ्योरी किसने दी, सी एस थ्योरी किसने दी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, है ना, और जो आपका कह सकते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया। एक तरफ सारे अनुबंधन सिद्धांत सीखने के सिद्धांत लिखना है, और दूसरी तरफ जिसने सिद्धांत दिया उसका नाम लिखना है, ताकि वो चीजें आप एग्जाम टाइम में सिर्फ वो चीजें आप रिपीट कर सकें। दूसरा, आपको ये भी पता हो सके कि ये जो सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ अधिगम के सिद्धांत है। जैसे पिछली बार पेपर में आया था कि जो इंक ब्लॉक परीक्षण है वो किससे रिलेटेड है, और कई लोगों ने क्वेश्चन गलत किया था कि अधिगम से रिलेटेड है, व्यक्तित्व से संबंधित है, बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, किससे संबंधित है। तो इस तरह से जब प्रश्न आ जाते हैं तो आप गलत कर ले जाओगे। तो आपको ये याद रहेगा कि अधिगम के सिद्धांत में ये सभी सिद्धांत आएंगे, आगे अभी व्यक्तित्व पढ़ाएंगे तो व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ाएंगे। तो आई होप आज की क्लास है, हाँ राज जी बिल्कुल सही कहते हैं कि ये जो सारे के सारे सिद्धांत हैं ये सिर्फ अधिगम के सिद्धांत हैं। इससे पहले हमने मनोविज्ञान के सिद्धांत पढ़ाए थे, जिनमें हमने आपको पढ़ाया था संरचनावाद पढ़ाया था, निर्मित संरचनावाद, निर्मितवाद, निर्माणवाद, प्रकार्यवाद, संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, है ना, मनोविज्ञानवाद, वो मनोविज्ञान के सिद्धांत थे। और ये जो अभी हमने पढ़ाए हैं ये आपके अधिगम के सिद्धांत है। और इसके बाद आएंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व में भी बहुत सिद्धांत है, ठीक है, तो आप एक के साथ दूसरे को मिला ना सके, इसीलिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।